रिश्ता कल्चर लड़कियों की ज़िंदगी का एक बहुत बहुत बड़ा ट्रॉमा, जहाँ पे ड्राइंग रूम्स में उनको डिस्प्ले किया जाता है और उनकी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स और बॉडी टाइप, रंग, बॉडी शेप, पता नहीं किस-किस चीज़ पे कमेंट किया जाता है और वो सब कुछ सहती हैं, क्योंकि अगर वो इस प्रोसेस से नहीं गुज़रेंगी, तो बाद में उनको ये सुनना पड़ेगा, 30 साल की बिन ब्याही लड़की माँ-बाप के घर में बैठी हुई है। तो ये टॉक्सिक रिश्ता कल्चर इतना आम क्यों हो गया है? इसकी रेड फ्लैग्स क्या हैं? हमारी लड़कियाँ, बच्चियाँ क्यों इससे सफ़र कर रही हैं? क्या ये खत्म होगा या नहीं? या क्या ये हमारी सोसाइटी का इतना ज़्यादा हिस्सा बन चुका है कि हमने इसको मज़ीद टॉक्सिक बना दिया है वक़्त के साथ? जानेंगे हम आज की इस वीडियो में कि टॉक्सिक रिश्ता कल्चर के क्या रेड फ्लैग्स हैं और हमें इनको क्यों हद करना चाहिए, ये भी थोड़ा-सा मैं बताऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी और सोशल टॉपिक्स से रिलेटेड वो आप तक पहुँच जाएँ, यानी कि आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। पहले प्रोफाइल भी जाती है, उसमें भी एक कॉलम होता है कॉम्प्लेक्शन का, हाइट का, हर चीज़ का। फ़ोन पे पूछते हैं, फिर कहते हैं पिक्चर्स भेजते हैं, फिर अगर लड़कियाँ पिक्चर्स भेजें तो कहते हैं ये फ़िल्टर के बगैर है, और फिर लड़कों की माएँ अपनी बेटियों को साथ में ले आती हैं और बेटी और जो लड़की को देखना होता है उसका हाथ उसके साथ मिला-मिला के देखती हैं कि देखिए इससे मैच करे ना, मेरी बेटी जितनी ही मेरी बहू गोरी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा भी इतना ही गोरा है। वैसे माँओं को शक ही होता है अपने बच्चों के रंग के बारे में। बेटा चाहे जैसा मर्ज़ी हो, बहू उन्हें गोरी चाहिए, क्योंकि गोरा होना इज़ द अल्टीमेट स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी। इसके बाद हाइट, वही अपनी बेटी को ले आते हैं या माएँ खुद साथ में खड़ी हो जाती हैं, नहीं इतनी होनी चाहिए, मेरा बेटा तो इतना है। देयर आर सीन्स जहाँ पे लड़का 5'5" भी है, तो उसको 5'7" लड़की चाहिए, क्योंकि दे वांट कि बेटा जैसा भी है, आगे से हमारी जो नस्ल है, वो तो लंबी पैदा हो। लाइक, इज़ दैट समथिंग लॉजिकल? ये चीज़ें बड़ी आम है हमारे टॉक्सिक रिश्ता कल्चर में। ऐसी-ऐसी सिचुएशंस बताई जाती हैं थेरेपी सेशंस में, जहाँ लड़कियों को कहा जाता है बिल्कुल जूती उतार के ज़मीन पे खड़ी हो जाओ और हमारी बेटी के साथ खड़ी हो। इवन कि उन्होंने फ्लैट्स भी पहनी हो, क्योंकि हमें देखना है कि तुम 5 फुट 5 6 इंच या 5 फुट 7 इंच हो भी या नहीं, हमारे बेटे के साथ जचोगी या नहीं। सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि अपने बेटे को आपने देख के आना है, और अगर आपको लग रहा है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गुलफ़ाम है, तो आपने उसके लिए फिर बहुत पहले से ही स्पेसिफ़िकेशन आइडेंटिफ़ाई करके पहले ही फ़ोन पे क्लियर करके आया करें। लड़कियों को इस तरह से ज़लील ना किया करें उनके ड्राइंग रूम्स में आके। ये चीज़ मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा अटैक है। और क्या होगा, सोशल एंग्जायटी होती है लड़कियों को, बॉडी डिस्मॉर्फिया बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे-ऐसे ट्रीटमेंट्स की तरफ वो चली जाती हैं जो कि उनकी स्किन के लिए, बॉडी के लिए सेफ नहीं हैं। सो हियर वी नीड टू वेक अप, और टॉक्सिक कल्चर, रिश्ता कल्चर के इस रेड फ्लैग को तो प्लीज़ खत्म करें ना हम सबसे पहले। लड़के वालों की बहुत ही कॉमन डिमांड कि लड़की पोश एरिया में रहती हो, क्योंकि हमारा लड़का जब उसको वीकेंड्स पे छोड़ने आया करेगा माँ की तरफ, तो वो खड्डे और गली मोहल्लों वाले इलाकों में नहीं आएगा। ठीक है, आप देखो एक स्टैंडर्ड, लेकिन इस तरह से लड़की वालों को ज़लील करना इज़ वे टू हार्मफुल। यहाँ पे लड़कियों को तो गोल्ड डिगर्स कहा जाता है, लेकिन लड़के वालों के इस माइंडसेट को स्पेसिफाई नहीं किया जाता। यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका घर कितने मरले का है, बिकॉज़ ऑब्वियसली लड़के वालों ने भी तो देखना है ना कि लड़की को जब अपने माँ-बाप की तरफ से हिस्सा मिलेगा, तो वो कितना लेके आएगी। लेकिन हमारी सोसाइटी लड़के वालों की इस गोल्ड डिगिंग नेचर को उतना ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं करती, जितना इस चीज़ को करती है कि लड़की वालों को स्टेबल लड़का चाहिए। वो स्टेबल लड़का उनको इसलिए चाहिए कि वो उनकी लड़की का और अपने घर वालों का और घर के बिल्स भी अदा करे। वो सारा कुछ उस लड़की के हाथ में तो नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे लड़की वालों का घर, उनके पास कौन-सी गाड़ी है, उनका बाप क्या काम करता है, भाई है या नहीं है। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में ये भी कल्चर है कि ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसके ज़्यादा भाई ना हो, क्योंकि प्रॉपर्टी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उस लड़की को मिले, एंड उस लड़के को भी जहाँ पे जिससे उसकी शादी हो रही है। तो ये चीज़ भी हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा आम है, और ये तो बहुत ही आम है कि आप अपनी बेटी को क्या देंगे, कौन-सी गाड़ी देंगे, हमारे पास इस तरह की है तो आप इस तरह की दे दें, हमारे पास छोटी है तो आप बड़ी दे दें, हमारे गैरेज में तो इतनी गाड़ियों की जगह है, देनी तो आपने अपनी बेटी को है, वरना वो छुट्टी के दिन बैठी रहेगी, क्या इंतज़ार करेगी गाड़ियों का। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। यहाँ पे आप रिलेशनशिप्स को बना रहे हो ट्रांज़ैक्शनल, जहाँ पे रिस्पेक्ट, लव, केयर, लॉयल्टी नहीं है। पैसा, स्टेटस, लोकेलिटी ऑफ हाउस एंड बैंक बैलेंस इज़ द बेसिक बेस। तो यहाँ पे ये चीज़ को हल करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे हमारे यहाँ न्यूज़ आ जाती हैं 35 साल की इतने फ़ीसद लड़कियाँ बिन ब्याही माँ-बाप के घर बैठी हुई हैं। तो इन बिन ब्याही लड़कियों को ब्याने के लिए किसने कोशिश की? किसी ने भी नहीं। आप एक ऐसे इंसान जिसने बेटी को पाल दिया, अपने बच्चों को पाला, अब आप चाह रहे हो कि उसका ऐसा स्टेटस हो तो उसको लड़का लेके जाएगा। तो ये एक ऐसी डिमांड है जो कि बहुत ज़्यादा वो है, इम्पॉसिबल हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो लड़की कहती है कि हमें अलग
स्पेस चाहिए, वो कोई अलग महल नहीं चाह रही। एक लड़के का दीनी फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवी को एक कमरा, एक वॉशरूम, एक किचन और एक ऐसी स्पेस दे जहाँ पे मियाँ-बीवी के अलावा और कोई ना हो। तो लड़की वालों की उस दीनी और एक उस बेसिक डिमांड को कहा जाता है कि वो गोल्ड डिगिंग है, और इन चीज़ों को कहा जाता है कि नहीं, हम तो आपकी लड़की के लिए कह रहे हैं। अगर आप उसकी लड़की के लिए कह रहे हैं तो उस लड़की को उसी घर रहने दें। इस तरह से उसके ड्राइंग रूम में जाकर उसको ज़लील करना और घर लाके ज़लील करना इज़ वे टू टॉक्सिक। नेक्स्ट रेड फ्लैग इज़ टॉक्सिक जेंडर बेस्ड एक्सपेक्टेशंस कि मैंने सारी उम्र काम किया है, अब बहू आके करेगी, मेरी खिदमत अब बहू करेगी। क्यों? उन आंटी ने अपने बेटे को क्यों नहीं कहा कि मैंने ज़िम्मेदारियाँ उठाई हैं, अब तुम करो, मेरी खिदमत तुमने करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने रोल्स पता होने चाहिए कि लड़के की माँ-बाप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लड़के की ही है। हाँ, आप उसको फ़ोर्स नहीं कर सकते, वो कर रही है तो करने दें, और अगर वो दिल से कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। बट ये जेंडर बेस्ड एक्सपेक्टेशंस लगा देना कि अब सब कुछ तुमने सँभालना है इज़ वे टू टॉक्सिक। हाँ, आपकी अपनी बेटी घर में बैठी हुई है, शी इज़ कमिंग फ्रॉम कॉलेज, सब कुछ, वो आराम कर रही है और आप अपनी बहू के ऊपर सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भी और अपने बाकी बच्चों की भी डाल रहे हो, तो दैट इज़ समथिंग रियली अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि आपने अपने एक बेटे की शादी उस बहू से की है, अपनी बाकी औलाद की ज़िम्मेदारी आपने खुद सँभालनी है और अपने शौहर की भी। बहू से ये एक्सपेक्ट करना कि वो आपको एज़ अ मेड मिल गई है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। कितने खानदानों में ऐसा होता है, शादी होते ही बहू बहू जैसे ही घर आती है तो मेड को फारिग कर देते हैं। ये कौन-सा लेबर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम आओगी तो तुमने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, उससे पहले क्या घर के काम नहीं हो रहे थे? सो हियर यू नीड टू वेक अप। एक और रेड फ्लैग कि सिर्फ सरफेस लेवल क्वालिटीज़ को ही देखना, बल्कि ये नहीं पूछना कि उस कपल की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी वैल्यूज़ और उनके गोल्स क्या हैं। यहाँ पे पेरेंट्स बताते हैं कि हमारी बहू जॉब नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? जब आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो और लिखा रहे हो और आप चाह रहे हो कि वो जॉब करे, एक्सपोज़र ले, तो किसी की बेटी आके क्यों सब कुछ छोड़ दे? जस्ट बिकॉज़ दैट यू वांट समवन टू टेक केयर ऑफ़ योर हाउस, तो ये चीज़ बहुत-बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। यहाँ पे एक मेल को बॉय टू मेल तक का सफ़र तय करना पड़ेगा और ये रोल खुद लेना पड़ेगा। ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी बीवी ये करेगी या नहीं करेगी। एंड यू हैव टू पुट अप दिस पॉइंट एट द टाइम ऑफ मैरिज कि मेरी बहू या मेरी बीवी जॉब नहीं करेगी, ताकि जो ऑलरेडी जॉब कर रही है वो उस शादी के लिए एग्री ना हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे टॉक्सिक कल्चर इस चीज़ को भूल गए हैं। जॉब वाली लड़की लाना और फिर बाद में उसको फोर्स करना कि तुम जॉब नहीं कर सकती इज़ समथिंग रियली वेरी डैमेजिंग। और हाँ, वो औरत भी पहले ही इस चीज़ पे एग्री हो जाए कि मैं बाद में जाके मना लूँगी और बाद में कहे कि मेरे शौहर मुझे इजाज़त नहीं देते। हाँ, आपके शौहर इजाज़त नहीं देते, ये बात आपको पहले पता थी, राइट? तो आप फिर बाद में लड़ नहीं सकते। तो इन चीज़ों का ख़्याल आप लोगों ने पहले से ही रखना है। टॉक्सिक रिश्ता कल्चर के इन एस्पेक्ट्स को पहले ही सॉल्व कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। एक और टॉक्सिक एस्पेक्ट ऑफ दिस रिश्ता कल्चर कि बहन को पसंद नहीं आई तो रिश्ता रिजेक्ट। पहले आते हैं माँ-बाप, फिर लेके आते हैं लड़के को, फिर कहते हैं उस बहन ने भी देखना है, फिर बाहर से भी कोई फूफू आ जाती है, उन्होंने भी देखना है। 4-5 चक्कर लगाने के बाद जब 5वें इवैल्यूएटर को लेके जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं, उनको लड़की पसंद नहीं है। सो यहाँ पे आपने पहले दिन ही डिसाइड करना है कि लड़की को किसने पसंद करना है। लड़के की माँ ने, लड़के की बहन ने, लड़के ने खुद, लड़के के बाप ने, लड़के की फूफो ने, लड़के की खाला ने। अगर इतने ज़्यादा लोग हैं तो आप पहले लड़की वालों को बताएँ और पहले ही विज़िट में लेके जाएँ सबको साथ। क्योंकि एक तो इतनी ट्रॉली परेड्स उन बेचारों से भी नहीं होंगी और स्पेसिफिकली बार-बार उस इवैल्यूएशन प्रोसेस से गुज़रना उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा शेमफुल हो जाता है और मेंटली डिवास्टेटिंग। थेरेपी सेशंस में इतने लोगों की स्टोरीज़ सुनते हैं कि हाँ, पहले हमारी बात चल रही है, हमें प्री मैरिटल काउंसलिंग सेशंस चाहिए, नहीं पसंद कर गए, अभी चल रही है। बात कितनी चलानी है आप लोगों ने? और फिर महीने 2 महीने बाद जब आखिरी कैंडिडेट कनाडा से लैंड करता है और लड़की को देखता है और फिर वो इनकार कर देते हैं। तो दैट इज़ रियली वेरी हार्मफुल। रिश्ते का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ये है कि रिस्पेक्ट हो, कंपैटिबिलिटी हो, दिल से लगन हो, कोई वैल्यूज़ मैच करती हो, ना कि ये कि लड़की दिखती कैसी है, मोटी है, हिप्स 2 इंच ब्रॉड हैं तो फिर इससे शादी नहीं करनी, हाइट 2 इंच छोटी है तो हमने तो 5'5" या 5'7" ही सोची हुई थी। तो ये चीज़ें तो उस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न में लेके चली जाती हैं और आगे जाके इसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। इस पॉइंट पे जहाँ पे इन बेसिस के ऊपर लड़कियों को इतना ज़्यादा रिजेक्ट किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा बुरे इमोशनल ट्रॉमा से गुज़रती हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पहले ही डैमेज हो जाती है, होपलेसनेस, पेसिमिज़्म और पता नहीं क्या कुछ, और फिर उस मेंटल हेल्थ के साथ ही उनको रीअपीयर होना पड़ता है हर ट्रॉली परेड में, जो कि बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है उनके लिए। हर लड़की चाहती है कि उसको जज ना किया जाए, तो प्लीज़ आप लोग अपने इस टॉक्सिक रिश्ता कल्चर और इस मेंटालिटी को चेंज करने की कोशिश करें, ताकि ज़िंदगी में आपके बच्चे और दूसरों के बच्चे खुश रह सकें। अगर आप भी इस टॉक्सिक रिश्ता कल्चर के विक्टिम बन चुके हैं,
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दैट व्हाट यू सफर्ड द मोस्ट, और किस चीज़ ने आपको हर्ट किया। वीडियोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस चीज़ से गुज़र रहा है और उसको थोड़ी-सी हिम्मत की ज़रूरत है। मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में ये भी बताऊँगी कि इस चीज़ से डील कैसे करना है। और जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।